रॉबर्ट ब्रूट फूड कौन थे? भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विक अध्ययन थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूट फूड को कहा जाता है। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे मध्यपाषाण काल में मिले थे। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान आदमगढ़ में स्थित है। चौपानी, मांडो, काकोरिया, मधा एवं सराय नहारा स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। मधा और सराय नहारा से प्राप्त हुए थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए थे। सराय नहारा और मधा से प्राप्त हुए थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। दमदम्मा से प्राप्त हुआ था। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में खदानों की कृषि प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ओदे, बोरी, बागर तथा लखनिया में से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे बागर से। पुरान पाषाण काल युग, नवपाषाण काल युग, ताम्रपाषाण युग तथा और लौह युग में से चारकोलित युग कहा जाता। ताम्रपाषाण युग को चारकोलित युग कहा जाता। ओदी, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन एडी संकालिया ने किया था। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान किया गया था। मृत को दफनाने के स्थान के रूप में किए गए थे। राख का टीला बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है वह संगनकल्लू से स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए थे भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। अजंता भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा का नाम B.S. वानकर ने किया था। गेरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ब्रह्मगिरी बुर्जहम, चिरांद, मास्की वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल भी समाधान मिले हैं बुर्जहम से मिले हैं। बुर्जहम कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहम से प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है। ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखनिया से मिले हैं। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। वह अवधारणा G.R. शर्मा ने विकसित किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा मानव समाधान विकास विभाग मंत्रालयों से संलग्न कार्यालय संस्कृति मंत्रालय को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। रॉबर्ट ब्रूट फूड कौन थे? कल बताए थे। भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विक अध्ययन थे। आज भी ऊपर पढ़ लिए हैं। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन थॉमसन ने किया था। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रमाण जो है मध्यपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था।
मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ में मिला था। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड्डी के उपकरण सराय नहार राय से प्राप्त हुए थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में सराय नहार से प्राप्त हुए थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मदहा से प्राप्त हुए थे। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खादान नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए थे? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम स्थान लाहौरा द्वीप से प्राप्त हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण मिले थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण बोरी से मिले हैं। बोरी। निम्नलिखित में से किस को चारकोलित युग, ताम्रपाषाण युग को चारकोलित युग कहा जाता है? आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन करें। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, एकदम जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल गलत है। परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों द्वारा अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले रंग के मृदभांग मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, ये भी सही है। 1 3 4 1 नंबर सही होगा। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। मेहरगढ़ में। नर्मदा टोली का उदय एडी संकालिया ने किया था। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में मृतकों को दफनाने। बृहत स्मारकों की मृतकों को दफनाने के रूप में किए गए हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से प्राप्त हुए हैं? संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। राख का टीला संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के लिए प्रागैतिहासिक महत्व को समझा? B.S. वानकर। भीमबेटका को किसने खोजा? डॉक्टर विष्णु वानकर। गेरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं? बुरजहोम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाते हैं? बुरजहोम में। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्तावास
बुरजहम में, बुरजहम, गणेश्वर, शेल खड़ी गली प्रसिद्ध है। 3 का 1। विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखन यहाँ से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के बारे में आज पढ़ना है हम लोग को। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्य 2 स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत, देशी और विदेशी साहित्य, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर अथवा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य और गैर ब्राह्मणोत्तर साहित्य। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धार्मिक ग्रंथ। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य। भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है वेद। ब्राह्मण साहित्य को सबसे प्राचीन ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माने जाते हैं। वेदों की 4 है, वेद 4 माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेदत्री कहे जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हटा दो, वो तीनों छोड़कर तीनों वेदत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र को समर्पित है, गायत्री मंत्र को समर्पित है। एक सेकंड छोटा कर देंगे। सर्वप्रथम उल्लेख किए भारत के वंश के नाम पर इंडिया, भरत वंश के नाम पर छोटा कैसे बोले, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किए गए हैं। आयुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखे गए, आयुर्वेद गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। कृष्ण आयुर्वेद, शुक्ल आयुर्वेद, आयुर्वेद की 2 शाखा है। सामवेद अधिकांश ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अत्यंत अलग अलग ब्राह्मण है। अरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के 3 भाग है यथा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। अरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। महाभारत में अरण्यकों को वेदों का सार कहा गया है। अरण्यकों के मनन स्थान जंगल का एकांत एवं शांत वातावरण है। अरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय केवल यज्ञ ही नहीं अपितु यज्ञ, याग आदि के अंदर विद्यमान आध्यात्मिक तथा विवेचना भी है। कुल 7 अरण्यक उपलब्ध है। उपनिषद। उप का अर्थ है समीप, अन्य का अर्थ है निष्ठापूर्वक, यदि सद का अर्थ है बैठना, अर्थात
जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों गद और पद के प्राचीनतम उदाहरण है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है और सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद है। मुंडको सबसे छोटा मुंडकोपनिषद माने जाते हैं। वेदों का प्राचीनतम उल्लेख मुंडकोपनिषद में किए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। शंकराचार्य द्वारा 10 उपनिषदों हेतु भाष्य की रचना की गई है। वेदांत की संख्या 6 है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरक्त ज्योति छंद। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय हुआ है। सूत्र ग्रंथ कल्प नामकरण वेदांत से निकलते हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किए गए हैं। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन, धर्म सूत्र धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख। प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनु स्मृति के भाष्यकार टीकाकार है मेधातिथि गोविंदराज भारूची एवं कुल्लू भट्टू है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकरण है विश्वस्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपराक्र। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। पुराण सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख अर्थवेद में मिलते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसमा को माना जाता है। पुराणों में भविष्यकाल शैली में कलियुग के राजाओं का विवरण मिलते हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों को पंच वेद कहा गया है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इनमें सत्य नारायण व्रत कथा का उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण को विश्वकोश की संज्ञा दी जाती है। वराह पुराण में मथुरा नगरी और नचिकेता की कथा का उल्लेख है। नारदीय पुराण में बौद्ध धर्म की कड़ी निंदा की गई है। गौतम बुद्ध धर्म सूत्र सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसमें अपार धर्म का उल्लेख मिलता है। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत का विकास हुआ था। नामकरण 2 महाकाव्यों में विकास हुआ। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। रामायण में कुल 7 खंड हैं। इनमें से प्रारंभ में 6000 श्लोक थे जो कालांतर में बढ़कर 24,000 हो गया। इसलिए रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है। इनमें बालखंड सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा किसी खंड है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है जिसके कारण इन्हें शतशाह संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक धार्मिक राजनीतिक दशा की जानकारी मिलते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य बौद्ध धार्मिक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनमें इनका नाम है सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक को बौद्ध धर्म का
इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। प्राचीन बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए थे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलते हैं। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से संबंधित है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। जैन धर्म की रचना प्राकृतिक भाषा से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्रकृत परिष्ठ परबन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में हुआ है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त कृत, मुद्रा राक्षस, सामवेद कृत कथा, सरितिसार, हेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजीर भी महत्वपूर्ण है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। यूनानी रोमन लेखक टेसियस ईरान का राजवेद था। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। सिकंदर के समकालीन निर्याकस, अनेक्स्ट्रीज एवं अरिस्टोबुक्स के विवरण अधिकांश प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। अरिस्टोबुल ने हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक पुस्तक लिखा था। सिकंदर के बाद लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीस, डाइमेकस तथा डाइमेक्रिस उल्लेखित है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक का वर्णन किया है। डाइमेकस सीरियस नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायनोसिस मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्स का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टोलमी ने 2री शताब्दी में ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखा था। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। प्लिनी ने भारत को रत्नों की जननी कहा था। कॉस्मस ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी नामक पुस्तक लेखक के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस लेखक ने 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी को समुद्री यात्रियों के लिए गाइड बुक माना जाता है। चीनी यात्री फायन 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। हेनसंग 7वीं सदी के हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा था। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसंग की भारत यात्रा का वृत्तांत सियुकी नामक से जाना जाता है। हेनसंग को प्रिंस ऑफ फिलीपींस अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ईस्वी 7वीं सदी के अंत में भारत आया। ईस्वी ने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। माँ नत्सलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओ कू ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था।
सप्ताह के 7 दिनों का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में मिलते हैं। अरबी लेखक अल-बरूनी 11वीं सदी में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ भारत आया था। उसने तात्कालिक हिंद तथा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किया था, जिसने राजदूत कालीन सामाजिक धर्म रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन किया था। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृति का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल-मरसुद्दीन ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी। अन्य विदेशी शासक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहला है। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारकनाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने क्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना किया था। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रामाणिक है। इसके अंतर्गत मुख्य अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नास्ति अश्विनी वैदिक देवता का उल्लेख है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिखते हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उड़े गोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम मिलते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी, आर्मेइक लिपियों में मिलते हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुण स्तंभ से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साथ मिलते हैं। सहगोरा अभिलेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। पर्सिपोलियस और बेही स्तून अभिलेखों से पता चलता है कि इस ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी के घाटी पर अधिकार कर लिया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेस ने ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख रुद्र दामन ने बनवाया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा प्रशस्ति बंगाल शासक विजय सेन ने। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहा जाता है। प्राचीन काल में सिक्के तथा तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 7 से 6 ईसवी सदी में देखने को मिलते हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय वासियों में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंदू, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। मूर्तियों, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला, इसके बारे में पढ़ना। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में साधारण के जीवन की सजीवन झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इतिहास का विभाजन।
भारतीय इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुराण पाषाण काल, प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था: पूर्व पुराण पाषाण काल, मध्य पुराण पाषाण काल और उच्च तथा उत्तर पुराण पाषाण काल। भीमबेटका की गुफा पुराण पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका की गुफा चित्र पुराण पाषाण काल से संबंधित है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत मेहरगढ़ में भी प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जौ का प्रमाण देखने को मिलते हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ से मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, बागौर, भीलवाड़ा। पशुपालन राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन मगधा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज़होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज़होम से प्राप्त हुए हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिला था। इस काल के इतिहास की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोतों में उपलब्ध है। हड़प्पा एवं वैदिक सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। पुरातात्विक स्रोत आदि ऐतिहासिक काल, गारिक एवं कृष्ण लोकहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल, इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत है। ताम्र पाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे औजारों का साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाण काल, चारकोलित युग केलकोलित कहा जाता। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहाड़ एवं गिलुंत, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कैथा, एरन, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माने गए हैं। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा देमाबाद है। आहाड़ का प्राचीन ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। महाराष्ट्र में मृतकों के उत्तर से दक्षिण रहकर घरों के फर्श के नीचे दफनाया करता था। कायथा के मृदभांगों पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांगों का प्रयोग करते थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त हुए हैं। मनुष्यों द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा, लोहा धातु का प्रयोग किया। ताम्र पाषाणी कालीन स्तर नर्मदा टोली का उत्खनन HD संकलिया ने किया था।